नमस्कार आप सभी को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज हम आपको बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या होता है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं वो कौन से होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट इज जनरली फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और ये सभी तरह की यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मींस प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि जितनी भी तरह की जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, मतलब कि जितनी भी तरह की जो बैक्टीरियल सेल्स है उन सभी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज दैट सेल ऑर्गेनरी which is exist only in the eukaryotic cells. Prokaryotic cells lack mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक तरह का डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और जितनी भी तरह की यूकैरियोटिक सेल्स है उन सभी के अंदर क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जनरली 0.75 से लेके 3 माइक्रोमीटर के बीच का होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो टिपिकल साइज है वो 0.75 माइक्रोमीटर से लेके जनरली ये 3 माइक्रोमीटर के क्या होता है? बीच का होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी भी तरह की यूकैरियोटिक सेल्स हैं सभी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। कुछ यूकैरियोटिक सेल्स ऐसी भी हैं नेचर के अंदर जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि ह्यूमन आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो जब ह्यूमन आरबीसी बनती है ना तब उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और लेकिन एक मैच्योर्ड आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है? उसके अंदर अब्सेंट होता है, क्योंकि आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है पूरी बॉडी के अंदर O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना और O2 और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आरबीसी के अंदर लार्ज अमाउंट में एक स्पेशल टाइप का रेड कलर का पिगमेंट भरा होता है और उस रेड कलर पिगमेंट को हम बोलते हैं दैट रेड कलर पिगमेंट इज नोन एज द हीमोग्लोबिन। तो एक मैच्योर्ड आरबीसी अपने अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट हीमोग्लोबिन की स्टोर करने के लिए क्या करती है? अपनी माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करती है? वो लोगों से कर देती है। तो ह्यूमन आरबीसी इकलौती ऐसी ह्यूमन सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। दुनिया के अंदर कुछ दूसरी तरह की यूकैरियोटिक सेल भी हैं, कुछ जो जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो हमारा कहना मीनिंग क्या है? जितनी भी तरह की यूकैरियोटिक सेल्स हैं आरबीसी को छोड़ के उन सभी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है और जितनी भी तरह की प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह है इन सभी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। तो जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो होती है खुद की 2 मेम्ब्रेन होती है। एक तो होती है इसकी एक तो होती है इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एक होती है क्या? इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो पहले मैं आपको सिर्फ इसकी लेबलिंग के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम अलग अलग पार्ट के फंक्शन को अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए इसमें लेबलिंग में क्या है। तो डायग्राम के अंदर क्या दिखा रखा है आपको? दिस इज ए टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अलग अलग पार्ट्स क्या है आपको दिखाए गए हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और ये क्या है जो और ये है दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसमें याद रखो आप आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट नेचर की होती है, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की इनफोल्डिंग जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेट नेचर की नहीं होती, इसके अंदर बहुत सारी इनफोल्डिंग्स मतलब इसके अंदर बहुत सारे इन्वेजिनेशंस होते हैं। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जैसे कि आप देख रहे हो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? बहुत सारे इन्वेजिनेशंस क्या है इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्या है? इन्वेजिनेशंस क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जो इसके इन्वेजिनेशंस है
उनको उन इन्वेजिनेशंस को हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द क्रिस्टा। आपको मैंने क्या बताया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होती है, एक तो इसकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एक क्या होता है इसके पास, दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस एग्जिस्ट करता है और उस स्पेस को हम बोलते हैं, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। मतलब के माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। आगे हम इसकी बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड भरा होता है। ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड इज फिल्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आपको मैंने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्पेशल टाइप का फ्लूइड भरा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरे हुए इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, दैट फ्लूइड इज नोन एज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की जो कंपोजिशन होती है वो साइटोप्लाज्म से बहुत अलग होती है, वो आपको बताएंगे जब इसको हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद में देखो आप, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, आपको मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसके अंदर बहुत सारी इन्वेजिनेशंस हैं और इन जो इन्वेजिनेशंस हैं उनको मैंने क्या नाम दिया, दैट इन्वेजिनेशंस आर नोन एज द क्रिस्टा। और क्रिस्टा इनर मेम्ब्रेन की वो इनफोल्डिंग्स है जिनकी इनर साइड के ऊपर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर लगा होता है एंड दैट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द ऑक्सीसोम्स। मतलब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारी इनफोल्डिंग्स हैं और जो ये इनफोल्डिंग्स हैं इनके अंदर की तरफ बहुत सारे कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द ऑक्सीसोम्स और यू कैन से द एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। मतलब कि ऑक्सीसोम का दूसरा नाम क्या है, इट इज कॉल्ड एज द एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के अंदर सेल के पावर हाउस के तौर पे काम करता है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद जो ऑक्सीसोम्स होते हैं ये एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, क्योंकि एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है वो ऑक्सीसोम्स के द्वारा ही होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के अंदर एटीपी को प्रोड्यूस करने में काम आता है। और आपको मैंने पहले बताया भी है, जो एटीपी है वो सेल के अंदर सेल की एनर्जी करेंसी के तौर पे काम आती है और इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल को एनर्जी देता है और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, सेल का पावर हाउस भी क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। उसके बाद इसमें देखो आप माइटोकॉन्ड्रिया की जो कंपोजिशन है वो इसके अंदर अलग अलग तरह के जो प्रोटीन्स हैं, अलग अलग तरह के जो एंजाइम्स हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट होते हैं और इन अलग अलग तरह की जो प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, इनके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनेली और होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्कॉल्ड एज द राइबोसोम। इसमें याद रखो आप, माइटोकॉन्ड्रिया और जो माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल का एक ऐसा इकलौता ऑर्गेनेली है जिसके अंदर अपना खुद का राइबोसोम होता है, जिसके अंदर क्या होता है, खुद का अपना राइबोसोम होता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों होते हैं और एक प्लांट सेल के केस में जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनेली होते हैं जिनके पास खुद की टाइप का राइबोसोम होता है और जिनके पास खुद की टाइप का उनका सर्कुलर डीएनए होता है। तो अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल के केस में माइटोकॉन्ड्रिया अकेला ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास खुद की टाइप का राइबोसोम होता है और जिसके पास अपनी खुद की टाइप का एक सर्कुलर डीएनए होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इज दैट सेल ऑर्गेनेली व्हिच कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन जीनोम, जिसका अपना खुद का अलग से अलग जीनोम होता है, जिसके पास अपने खुद के अलग से जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जो अपने राइबोसोम के जरिए अपने जीन्स के अकॉर्डिंग अपनी खुद की टाइप की प्रोटीन अपने अंदर क्या है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका एक जनरल ओवरव्यू। अब हम आपको बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के जो अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं। तो जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, सबसे बाहर प्रेजेंट है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें याद रखो आप,
जितनी भी तरह की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है ना, वो सभी की सभी फोस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। आपको मैंने क्या बताया, जितनी भी तरह की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, या वो सेल मेम्ब्रेन है, या वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, या वो गोल्गी बॉडी के बाहर की मेम्ब्रेन है, या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर की मेम्ब्रेन है, या फिर वो क्लोरोप्लास्ट के बाहर की मेम्ब्रेन है, तो जितनी भी तरह की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, वो सभी की सभी फोस्फोलिपिड नाम के केमिकल से क्या होते हैं, मिलके बनी होती है। तो उसका मीनिंग क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इट इज मेड अप ऑफ द फोस्फोलिपिड्स एंड द प्रोटीन्स। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो भी फोस्फोलिपिड और प्रोटीन से क्या होती है, मिलके बनी होती है। अगर हम बाय वेट बात करें, अगर हम क्या बात करें, अगर हम बाय वेट के हिसाब से बात करते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के अंदर प्रोटीन और फोस्फोलिपिड की जो रेशियो है वो कितनी होती है, वो होती है कितनी, 1:1 होती है। किसकी बात करें, अगर हम बाय वेट की बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों के अंदर फोस्फोलिपिड और प्रोटीन की जो रेशियो है बाय वेट, वो कितनी है, 1:1 होती है। तो इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड से और किससे बनी होती है, अलग अलग तरह के प्रोटीन से क्या होती है, मिलके ये बनी होती है। और इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल प्रेजेंट होते हैं। आपको मैंने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रियल outer membrane consist of different type of the voltage dependent anion channels, जो कि, और ये voltage dependent ion channel जो होते हैं, ये जनरली न्यूक्लियोटाइड है के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम आते हैं, और ये और भी दूसरे तरह के जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या आते हैं, ये काम आते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो प्रोटीन चैनल्स हैं वो जनरली कैसे होते हैं, वो वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल होते हैं। दे आर द वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल्स। और ये वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल जो होते हैं, ये देखो इसमें क्या है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर भी फ्लूइड भरा होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है और माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल है, वो अलग अलग तरह के केमिकल सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं। किसके बीच में, बिटवीन द साइटोसोल एंड द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, क्योंकि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और साइटोसोल के बीच में मेटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या आते हैं, वो काम आते हैं। इसमें याद रखो आप, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो जनरली सभी तरह के केमिकल सब्सटेंसेस के लिए क्या होती है, परमिएबल नेचर की होती है। आपको मैंने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो जनरली हर तरह के केमिकल सब्सटेंस के लिए क्या होती है, परमिएबल होती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू हर तरह के जो केमिकल हैं वो इसके थ्रू इजिली क्या है, ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की बात करते हैं। आपको मैंने बताया था आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के इस गैप को हम क्या बोलते हैं, इस गैप को हमने क्या नाम दिया है, दैट दिस गैप इज नोन एज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। नाम से लग रहा पता, इंटर का मतलब होता है बीच में, और मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को ही क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, मतलब जो फ्लूइड कंटेंट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर भरा होता है, उस फ्लूइड कंटेंट की जो केमिकल कंपोजिशन है, इट इज सिमिलर टू द साइटोसोल। मतलब वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट है उसकी केमिकल कंपोजिशन जनरली साइटोप्लाज्म के जैसी ही होती है। क्योंकि आपको मैंने क्या, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो जनरली सभी तरह के केमिकल सब्सटेंसेस के लिए कैसी होती है, परमिएबल होती है। इसलिए साइटोप्लाज्म से बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन को अक्रॉस करके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इसी कारण मटेरियल के एक्सचेंज होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी केमिकल कंपोजिशन और साइटोप्लाज्म की जो केमिकल कंपोजिशन है वो जनरली कैसी होती है, बिल्कुल सिमिलर टाइप की होती है। आगे हम बात करते हैं किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इसका
मेन रोल जो होता है वो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है। आपको मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो नेचर में कैसी है, इट इज टोटली परमिएबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज टोटली इम्परमिएबल टू ऑल टाइप्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस। हालांकि देखो इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इसके थ्रू अलग अलग तरह के केमिकल सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, लेकिन उन केमिकल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ खास तरह के प्रोटीन चैनल एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि बिना प्रोटीन चैनल के कोई भी किसी भी तरह का केमिकल माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट क्या है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। इसका एक कारण होता है, कारण क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का लिपिड प्रेजेंट होता है, और वो स्पेशल टाइप का लिपिड जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्या बनाता है, टोटली इम्परमिएबल। उस लिपिड को हम क्या बोलते हैं, दैट लिपिड इज कॉल्ड एज द कार्डियोलिपिन। क्या बोलते हैं उसको, इज कॉल्ड एज द कार्डियोलिपिन। याद रखो इसमें आप है कार्डियोलिपिन लिपिड की एक टाइप है, और ये कार्डियोलिपिन नाम का जो लिपिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इस कार्डियोलिपिन के प्रेजेंट होने के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज इम्परमिएबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। इस कार्डियोलिपिन के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो सभी तरह के केमिकल सब्सटेंसेस के लिए क्या है, इट इज टोटली इम्परमिएबल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम अदर मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तो अदर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कंटेन्स फोस्फोलिपिड। जो दूसरी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उनके अंदर जो लिपिड है वो कौन सा है, फोस्फोलिपिड है। और फोस्फोलिपिड के अंदर जो फैटी एसिड चेन है वो कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन कार्डियोलिपिन एक ऐसा लिपिड है जिसके अंदर फैटी एसिड चेन 2 की बजाय कितनी होती है, 4 होती है। आपको मैंने क्या बताया, जो फोस्फोलिपिड है, जो फोस्फोलिपिड जो दूसरी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, फोस्फोलिपिड के पास जो फैटी एसिड चेन है वो कितनी होती है, सिर्फ 2 होती है। लेकिन कार्डियोलिपिन लिपिड की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर फैटी एसिड की जो चेन है वो कितनी होती है, 4 होती है। और फैटी एसिड की 4 चेन प्रेजेंट होने के कारण ही कार्डियोलिपिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्या बनाता है, टोटली इम्परमिएबल बनाता है। अब देखिए इस लिपिड को हमने कार्डियोलिपिन का नाम क्यों दिया, क्योंकि ना कार्डियो वर्ड जो हमेशा बायोलॉजी के अंदर वो हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर द हार्ट। और लिपिन मतलब कि लिपिड, मतलब सबसे पहले कार्डियोलिपिन को डिस्कवर किया गया था किसके अंदर, काऊ के हार्ट की कार्डियक मसल्स के अंदर। किसमें क्या गया था, सबसे पहले 1942 में कार्डियोलिपिन को काऊ हार्ट की कार्डियक मसल सेल्स के अंदर क्या इसको नोट किया गया था। क्योंकि ये कार्डियक मसल्स की सेल्स के अंदर मिला था, इसलिए इस लिपिड को क्या नाम दे दिया, इट इज कॉल्ड एज द कार्डियोलिपिन। इसमें रखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन की बजाय क्या होती है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की बजाय इनर मेम्ब्रेन जो होती है इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कई अलग अलग तरह के फंक्शंस को क्या है परफॉर्म करने में क्या आती है, काम आती है। आपको मैंने इसमें क्या बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर की तरफ कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को मैंने क्या नाम दिया, these structures are known as the oxisome or you can say the ATP synthase complex। और आपको मैंने क्या बताया था, फंक्शन बताया था मैंने आपको, ऑक्सीसोम्स और यू कैन से द एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के अंदर एटीपी को प्रोड्यूस करने में क्या आते हैं, काम आते हैं। तो उसका मीनिंग क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का एक फंक्शन क्या हो गया, ये एटीपी के प्रोडक्शन के अंदर क्या आती है, काम आती है। अगर दूसरी बात करते हैं, क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा है। हालांकि एटीपी जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी बनती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन को ही कंडक्ट करवाता है।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का केमिकल प्रोसेस होता है और उस केमिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं इट इज द Krebs cycle or you can say the TCA cycle or you can say the citric acid cycle और citric acid cycle or you can say the Krebs cycle क्या है, it is the process of the aerobic respiration। और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी सरफेस के ऊपर होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और यू कैन से द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका मीनिंग क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का वो सेल ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या आता है, काम आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का एक फंक्शन आपको मैंने क्या बताया था कि ये एटीपी के प्रोडक्शन के अंदर क्या आती, काम आती। क्यों काम आती है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फाइनल स्टेप है ना, फाइनल स्टेप कौन सा है एरोबिक रेस्पिरेशन का, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के हैं 2 स्टेप। इसका पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और उसका दूसरा स्टेप है केमी ऑस्मोसिस। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमी ऑस्मोसिस इन दोनों के कंडक्ट होने में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है, प्ले करती है। क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए कई अलग अलग तरह के प्रोटीन्स और एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है और वो प्रोटीन्स और एंजाइम जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर काम आते हैं वो प्रोटीन्स और एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आपको मैं इनर मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग से करवाऊंगा और उस के अंदर आपको बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कौन से प्रोटीन्स और कौन से एंजाइम्स एम्बेडेड होते हैं और जो किसमें काम आते हैं, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर क्या आते हैं, काम आते हैं। आज आपको मैं सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का एक जनरल ओवरव्यू क्या है आपको मैं बता रहा हूं। आगे हम बात करते हैं किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आपको मैं बता चुका हूं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है और साथ में इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का सर्कुलर डीएनए इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को होल्ड करने के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कई अलग अलग तरह के केमिकल प्रोसेस को भी कंडक्ट करवाने में क्या आता है, काम आता है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि जो क्रेब्स साइकिल या और यू कैन से द TCA साइकिल और यू कैन से द सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही क्या होता है, कंडक्ट होता है। तो हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम की बात करते हैं। आगे देखो इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और शायद आपको पता हो यूकैरियोटिक सेल्स contains only 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स। क्योंकि नेचर के अंदर जितनी भी तरह की सेल टाइप है उन सभी तरह की सेल टाइप के अंदर जो राइबोसोम्स है वो सिर्फ 2 तरह के पाए गए हैं। कौन से, एक तो होते हैं 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, एक उनसे होते हैं हमारे 80s टाइप ऑफ द राइबोसोम। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम का पाया जाना दिस इज द फीचर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल और 80s टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होना दिस इज द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पार्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के पास अपना खुद का राइबोसोम जो होता है वो होता है 80s टाइप का। लेकिन यूकैरियोटिक सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम होता है दैट राइबोसोम इज ऑफ द 70s टाइप व्हिच रिजेंबल द राइबोसोम ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम वो कैसा है, 70s टाइप का है। और क्योंकि बैक्टीरियल सेल्स के पास भी क्या होता है, जो राइबोसोम कैसा होता है, 70s टाइप का ही होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम है और बैक्टीरियल सेल का जो राइबोसोम है इन दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर और फंक्शन के अंदर उनकी केमिकल नेचर के अंदर क्या है, बहुत सारी सिमिलरिटीज क्या है पाई गई हैं। तो आगे में देखो आप, राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि राइबोसोम क्या होते हैं, दे आर द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरीज। क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन्स को बनाने वाली मशीनरी होती है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एग्जिस्ट कौन करता है और चीज, माइटोकॉन्ड्रिया का सर्कुलर डीएनए।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का सर्कुलर डीएनए भी होता है। देखो बैक्टीरियल सेल के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक सिमिलरिटी तो क्या थी, दोनों के पास 70S टाइप का राइबोसोम है, और माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरियल सेल के पास दूसरी सिमिलरिटी ये है कि बैक्टीरियल सेल्स के पास भी सर्कुलर डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के सर्कुलर डीएनए की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सर्कुलर डीएनए है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के सर्कुलर डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं उनके जो नंबर है वो कितने हैं, वो है लगभग 16,569, मतलब कि 16,569। तो माइटोकॉन्ड्रिया के सर्कुलर डीएनए के ऊपर 16,569 बेस पेयर क्या होते हैं, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और याद रखो ये 16,569 बेस पेयर जो है दीज एनकोड द 37 जीन्स, इनके पास कितना होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के सर्कुलर डीएनए के पास कितने जीन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के सर्कुलर डीएनए के पास 37 जीन्स होते हैं। और इन 37 जीन्स में से क्या है, इन 37 जीन्स में से जो 22 जीन है वो टीआरएनए, इन 37 जीन्स में से जो 22 जीन है वो टीआरएनए को एनकोड करने में काम आते हैं। इनमें से जो 2 जीन हैं वो आरएनए को एनकोड करने में काम आते हैं, और इनमें से जो 13 जीन है वो किसको क्या करते हैं, इनमें से जो 13 जीन है वो अलग अलग तरह के पेप्टाइड्स को, मतलब अलग अलग तरह की जो प्रोटीन्स हैं उनको एनकोड करने में क्या आते हैं, काम आते हैं। आपको मैंने क्या बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो सर्कुलर डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के सर्कुलर डीएनए के अंदर जो बेस पेयर के जो नंबर है वो कितने हैं, वो है 16,569। और ये 16,569 बेस पेयर जो है इन बेस पेयर्स के अंदर कितने जीन प्रेजेंट है, these contains about the 37 genes, and out of these 37 genes 22 genes encode the tRNA, 2 genes encode the rRNA, and the 13 genes encode the different type of the protein chains, or you can say the peptides, or you can say the peptides। तो ये था हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक जनरल ओवरव्यू आपको ने बता दिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की अब इसमें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसकी केमिकल कंपोजिशन के लिए हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो क्या होती है, कैसी होती है, ये फंक्शन कैसे करती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका कंप्लीट रोल क्या होता है। अब देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। अब मैं आपको डेफिनेशन के अंदर थोड़ा सा एक चेंज करके बता रहा हूं। आपको मैंने पहले क्या कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। ऑटोनोमस, अब इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनोमस बोलने का मतलब क्या है, देखो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और नोमस का मतलब होता है जो चीज खुद को क्या कर ले, कैटलाइज कर ले, जो चीज कोई एक, अगर कोई चीज क्या कर ले, खुद कोई क्या कर ले, कैटलाइज, क्या बोलते हैं उसको, कि भाई उसको हम नेचर में ऑटोनोमस बोल देते हैं। दैट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज द ऑटोनोमस। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने ऑटोनोमस नेचर का क्यों बोला है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनोमस बोलने का हमारा मतलब क्या है, क्योंकि ना देखो जब एक सेल का डिवीजन होता है तो सेल के सभी सेल ऑर्गेनेली क्या करते हैं, अपनी कॉपी कर लेते हैं, सभी की डबलिंग होती है। क्या सभी की डबलिंग होती है, क्योंकि जब एक सेल से 2 सेल बने तो जितने भी तरह के सेल ऑर्गेनेली है उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल अमाउंट में हो जाए। इसका मीनिंग क्या है, तो सेल के डिवीजन के दौरान जब सभी तरह के सेल ऑर्गेनेली अपनी डबलिंग करते हैं, अपनी कॉपी करते हैं, तो उन सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है, अपनी खुद की कॉपी करता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के सेल के जो दूसरे ऑर्गेनेली है ना, वो सेल ऑर्गेनेली अपनी कॉपी के लिए डिपेंड करते हैं
न्यूक्लियर डीएनए के जीन्स के ऊपर। किस पर डिपेंड करते हैं? न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए मतलब वो डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़ के सेल के जो बाकी ऑर्गेनेलीज हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज अपनी कॉपी के लिए डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर मौजूद जीन्स के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर मौजूद जीन्स ही उन सेल ऑर्गेनेलीज को कॉपी करवाने वाले प्रोटीन्स और एंजाइम्स क्या है उनको बना के देंगे। लेकिन बाकी सेल ऑर्गेनेलीज की तरह माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ऐसा नहीं है। देखिए इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए है, मतलब इसके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए है, तो इसके पास अपने खुद के जीन्स भी हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को कॉपी होने के लिए जिन जीन्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो हाफ जीन माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को कॉपी करवाने के लिए टोटल जीन की जो रिक्वायरमेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अवेलेबल नहीं है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कॉपी होने के लिए हाफ तो डिपेंड है अपने खुद के जीन्स के ऊपर और हाफ ये डिपेंड है न्यूक्लियर डीएनए के जीन्स के ऊपर। अब इसका मीनिंग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को खुद को कॉपी करवाने वाले आधे जीन तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद है, जबकि आधे जीन्स के लिए ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर। इसका मीनिंग क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने आप को खुद को कॉपी करवाने वाले सभी के सभी जीन प्रेजेंट होते ना, तो हम बोल देते कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कंप्लीटली ऑटोनोमस। माइटोकॉन्ड्रिया इज कंप्लीटली ऑटोनोमस। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बोला है? माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस। माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेमी ऑटोनोमस। अब इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज नॉट कंप्लीटली ऑटोनोमस, माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेमी ऑटोनोमस। देखियो सेमी का मतलब होता है इनकम्प्लीट और ऑटोनोमस का आपको मैंने मीनिंग बताया था। ऑटोनोमस का मतलब होता है वो चीज जो क्या कर ले, अपने आप को ही कैटलाइज कर ले। लेकिन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया नेचर में कैसा है? ऑटोनोमस तो है, लेकिन नेचर में कैसा है? इट इज सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने आप को कॉपी करवाने वाले आधे जीन हैं और आधे जीन्स के लिए ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नेचर में ऑटोनोमस तो है, लेकिन कैसा है? इट इज द सेमी ऑटोनोमस, मतलब ये हाफ ऑटोनोमस है। ये हाफ जीन के लिए डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? अपने खुद के जीन्स के ऊपर, और जबकि हाफ जीन के लिए डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? न्यूक्लियर डीएनए के जीन्स के ऊपर। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन की बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन को लेकर दो थ्योरीज दी गई थी। एक तो दी गई थी थ्योरी कौन सी? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, और एक दी गई थी ऑटोजेनस थ्योरी। आपको ने क्या बताया? माइटोकॉन्ड्रिया के ओरिजिन को, मतलब इसके बनने को, इसके डेवलप होने को डिफाइन करने के लिए दो हाइपोथेसिस दी गई थी। कौन सी? एक तो थी एंडोसिम्बायोट थ्योरी ऑफ द एंडोसिम्बायोट, एक क्या दी गई थी? थ्योरी ऑफ द ऑटोजेनस। यू कैन से द ऑटोजेनस थ्योरी और एंडोसिम्बायोट थ्योरी, दोनों में डिफरेंस है। थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोट ये कहती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो आज से करोड़ों साल पहले एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म था। जैसे बैक्टीरिया एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो बैक्टीरियल सेल की तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी आज से करोड़ों साल पहले क्या था? ये भी क्या था? एक तरह का फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि किसी यूकैरियोटिक सेल ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर लिया? एनगल्फ कर लिया, मतलब उसको निगल लिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्योंकि एनर्जी बनाने वाले सभी तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट थे जो यूकैरियोटिक सेल के पास उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे, तो इसलिए क्या था? तो ऐसा थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोट के अंदर ये बोला गया कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले क्या था? बैक्टीरिया की तरह क्या था? ये एक तरह का फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन आज से करोड़ों साल पहले किसी यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को एनगल्फ, उसको निगल लिया था, और बाद में एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया और वो यूकैरियोटिक सेल क्या हो गए? हमेशा के लिए एक दूसरे का पार्ट बन गए। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल को क्या मिल गया? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो उसको एनर्जी बना के देने लगा,
और माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो सेल के द्वारा क्या एनगल्फ कर लिया गया, इसलिए चारों तरफ से क्या मिल गई उसको, प्रोटेक्शन मिल गई। तो प्रोटेक्शन मिलने के कारण क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया का भी एक अपना बेनिफिट हो गया खुद का इसका, और यूकैरियोटिक सेल को क्या मिल गया, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो उस यूकैरियोटिक सेल को क्या बना के देने लगा, उसको एनर्जी बना के देने लगा। तो ये तो थी हमारी क्या, दिस इज द थ्योरी ऑफ द एंडोसिम्बायोन्ट, थ्योरी ऑफ द एंडोसिम्बायोन्ट। थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बायोन्ट को देने के दो कारण हैं। दो कारण क्या थे, क्योंकि ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बैक्टीरियल सेल के अंदर दो सिमिलरिटीज हैं। कौन सी? एक तो ये 70s टाइप का राइबोसोम, क्योंकि दोनों के पास 70s टाइप का राइबोसोम है और दोनों का जो डीएनए है वो नेचर में कैसा है, सर्कुलर है। इन दोनों बातों को देखते हुए साइंटिस्टों ने थ्योरी क्या दी थी, थ्योरी ऑफ द एंडोसिम्बायोन, के भी माइटोकॉन्ड्रिया भी पहले किसी बैक्टीरियल सेल की तरह क्या था, एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म था, लेकिन बाद में किसी यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया था, इस माइटोकॉन्ड्रिया को एनगल्फ कर लिया था और बाद में एक दूसरे के लिए ये बेनिफिशियल थे। इस कारण क्या थे, ये दोनों के दोनों एक दूसरे का पार्ट बन गए, ठीक है। और जबकि दूसरी थ्योरी जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दी गई थी वो क्या थी, वो थ्योरी थी ऑटोजेनस थ्योरी। वो क्या थी, ऑटोजेनस थ्योरी। इस ऑटोजेनस थ्योरी के अंदर ये बात बोली गई थी क्या, कि जरूर पहले किसी यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए था ना, इसमें ऑटोजेनस में क्या बात बोली गई थी कि पहले कि जरूर करोड़ों साल पहले किसी यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए था वो डीएनए यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस से टूट के अलग हो गया था और बाद में ये जो डीएनए था ये चारों तरफ से फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन के द्वारा क्या हो गया, कवर हो गया। और इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम के इस स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। आपको मैंने क्या बताया, ऑटोजेनस थ्योरी के अंदर क्या बात बोली गई कि जरूर आज से करोड़ों साल पहले किसी यूकैरियोटिक सेल का डीएनए टूट के जो था वो अलग हो गया था किससे, अपने न्यूक्लियस से, और बाद में ये जो डीएनए था जो न्यूक्लियस से टूट के अलग हुआ था, ये डीएनए बाद में सराउंड हो गया किससे, एक फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन से। और इन दोनों चीजों ने, मतलब फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन ने और डीएनए ने क्या कर दिया, फिर मिलके माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। तो दिस इज द ओवरव्यू, दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया।